नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दौलत का ताज पार्ट 7। हीरालाल सूर्यवंशी रात को 10 बजे पहलवान के होटल से खाना खाकर निकला और वापस घर की तरफ चल पड़ा। ज्यों-ज्यों रात गहरी होती जा रही थी, सर्दी का वेग बढ़ता ही जा रहा था। हीरालाल सारा दिन अपने घर के बाहर अंदर होता रहा। खंडूरी के दरवाजे पर लटकते ताले को देखता रहा। वह खंडूरी से मिलने को बेताब था, परंतु खंडूरी मिल नहीं रहा था। पुलिस की गिरफ्त में था। क्या पता पुलिस उसे कब छोड़े भी या न छोड़े। हीरालाल को अब धीरे धीरे लगने लगा था कि जिस 2-4 लाख को पाने का सपना लिए वह घूम रहा है, अब नहीं मिलने वाला। इन हालात में उसे पहलवान से मिलने वाली 10,000 की रकम ही बहुत बड़ी लग रही थी। उसे याद नहीं कि कभी 10,000 की रकम उसकी अपनी हुई हो। अब भी वह पहलवान का सिर खाकर आ रहा था कि 10,000 तो उसे दे दे। अब पहलवान ने 10,000 परसों देने का वायदा किया था। हीरालाल ने मन ही मन सोचा कि परसों ही सही, पहलवान से 10,000 ले ही लेगा। इन्हीं सोचों में डूबा जब हीरालाल ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसका दिल उछलकर गले में आ फंसा। खंडूरी के घर का दरवाजा तो बंद था, परंतु भीतर लाइट ऑन थी। खंडूरी आ गया। खंडूरी को पुलिस ने छोड़ दिया। इस विचार के साथ ही हीरालाल जल्दी से खंडूरी के मकान के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। उत्तेजना में डूबे हीरालाल ने खंडूरी के दरवाजे को थपथपाया। डूब रही आशा एक बार फिर जगमगा उठी थी। शायद 2-4 लाख हाथ आ ही जाए। दूसरी बार हीरालाल दरवाजा थपथपाकर हटा ही था कि दरवाजा खुला। हीरालाल की निगाहें खंडूरी से मिली। खंडूरी का चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में लाली थी। क्या हाल है गुरु? हीरालाल उसकी छाती पर हाथ मारकर बोला। लगाए गुरु पुलिस का फेरा? मैं जानता था कि तेरे जैसे हरामी को पुलिस ज्यादा देर बंद नहीं रख सकती। मुझे मालूम था बहुत जल्दी लौट आएगा। लौट आया ना? चल चल अंदर तो चल भाई। हीरालाल ने एक तरह से खंडूरी को धकेल कर भीतर किया और खुद भीतर आकर पलटा। फिर दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ाते हुए बोला, बाहर तो बहुत सर्दी है, जान निकल रही है। इस साल ज्यादा सर्दी पड़ रही है। कहते हुए हीरालाल ने हंसकर पुनः खंडूरी की छाती पर हाथ मारा। लेकिन तुझे क्या लेना देना सर्दी से? तेरे पास तो गर्मी ही गर्मी है। नोटों की गर्मी, करोड़ों की गर्मी, माल की गर्मी, खुशी की गर्मी, बस गर्मी ही गर्मी। खंडूरी बेमन से वहां से हटा और आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा ली। वाह! हीरालाल ने अपनापन दिखाते हुए कहा, यह क्या बात हुई जो करोड़ों का माल आते ही अपने पड़ोसी से भी बात नहीं कर रहा? भाई मैं हूँ हीरालाल सूर्यवंशी, तेरा बरसों पुराना पड़ोसी। पड़ोसी तो पड़ोसी ही होता है, बेशक वह गरीब हो या अमीर। और भूल गया तूने मुझे कुछ लाख देने का भी वायदा किया था। 8 लाख नहीं 7, गलत, शायद 6 या 5। खंडूरी? कुर्सी पर बैठा खंडूरी कश लेता खाली खाली निगाहों से हीरालाल को देखे जा रहा था। ऐसे मत देख, मैंने 6 ज्यादा कह दिया तो 5 दे दे। यह मत समझना कि मुझे बाहर की खबर नहीं है। मैं हर तरफ नजर रख रहा हूँ। मुझे मालूम है भवन सिंह पुंडीर के पास है और सुनने में आया है कि पुंडीर के पास वह खाली हाथ है। दौलत उसने कहीं टिका दी है। मुझे मालूम है उसने हर हाल में तेरे को बताया होगा कि करोड़ों का माल कहाँ पर है और तूने वहां से माल को उठा लेना है। आज तो खैर तेरे को वक्त नहीं मिला होगा। पुलिस वालों से अभी अभी छूटा होगा। सुबह माल ले आना जहां दबा पड़ा है। कहे तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नोटों का बोझ ज्यादा होगा। बोल बोल। इस काम की मैं मजदूरी नहीं लूंगा। मैं तो वही लूंगा, अपने 5-6 लाख। सुबह कितने बजे चले? जल्दी निकलना ठीक रहेगा। दरवाजा खोलकर यहाँ से चला जा, खंडूरी ने फीके स्वर में कहा। हीरालाल सूर्यवंशी की आंखें सिकुड़ी। तू मेरे को कह रहा है जाने को? खंडूरी ने कुछ नहीं कहा। भूल गया तू? अगर मैंने पुलिस को असल बात बता दी तो वह तुझे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाएगी। ले जाए, 2 रोटी तो मिलेगी। खंडूरी का स्वर पहले जैसा ही था। खंडूरी के जवाब पर हीरालाल को मन ही मन हैरानी हुई। मुझे मालूम था कि तू परले दर्जे का कमीना हरामी मक्कार है। अपनी बात से फिर जाएगा। मैं? हीरालाल?
खंडूरी दुखी सा बोला, जिज्जा मर गया। क्या? हीरालाल को झटका लगा। हाँ, मर गया जिज्जा। पुंडीर ने मेरे देखते ही देखते जिज्जे को गोली मार दी। शाली अपनी किस्मत ही खराब है। जिज्जा भी गया, दौलत भी नहीं आई। बहुत बुरा हुआ हीरालाल। हीरालाल से कुछ कहते न बना। जा तू, मेरा मूड ठीक नहीं है। हीरालाल अचकचाया सा खड़ा रहा। खंडूरी का चेहरा बता रहा था कि वह सच कह रहा है। जिज्जे की लाश पुलिस के पास है। 1-2 दिन लगेंगे पोस्टमार्टम के बाद बॉडी मिलने में। हमदर्दी ही दिखानी है तो कंधा देने आ जाना, खंडूरी ने भारी स्वर में कहा। सुनकर बहुत अफसोस हुआ खंडूरी। भवन सिंह का मरना मुझे अच्छा नहीं लगा। हीरालाल ने गहरी सांस ली। यह साला पुंडीर बहुत गंदा आदमी निकला। मेरा निशाना ठीक नहीं है, नहीं तो मैं साले को अभी गोली से उड़ा दूं। हरामी ने हमारे भवन सिंह को मार दिया। खैर छोड़ो, खाना खाया तूने? नहीं खाया तो बोल, पहलवान के होटल से एकदम फर्स्ट क्लास खाना पैक करवा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा यहाँ से। खंडूरी वास्तव में अकेलापन ही चाहता था। भवन सिंह की मौत का दुख उसके दिलो दिमाग पर हावी था। ठीक है, तू आराम कर, मैं तेरे दिल की भावना को समझता हूँ। हीरालाल ने हद से ज़्यादा अपनापन दिखाया। दौलत की तू चिंता मत कर, उसे 1-2 दिन बाद ले आएंगे। खंडूरी ने क्रोध से हीरालाल को देखा। कैसी दौलत? वही कैसीनो वाली जिसे भवन सिंह ने। उल्लू के पट्टे, दफा हो जा। खंडूरी जोर से दांत खींचकर कुटराया। कैसीनो का करोड़ों का माल जिज्जे ने कहीं रखा था। अभी उसने मुझे बताना था कि कहाँ रखा है। बताने से पहले ही मर गया, समझा ना? हीरालाल खंडूरी को देखता रहा। मुझे तो तेरी नीयत में ही खोट नजर आ रहा है, हीरालाल तीखे स्वर में कह उठा। घर जाकर जो मर्जी कर, पुलिस के पास जा। हीरालाल को लगा मामला वास्तव में कुछ गड़बड़ है। खंडूरी, हीरालाल पुनः प्यार से बोला, मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू आराम कर। कोई दवा वगैरह चाहिए हो तो बोल देना, मैं तेरा पड़ोसी हूँ। 150 की ज़रूरत हो तो वह भी कह देना। आराम कर, अभी तू बात करने के लायक दिख नहीं रहा। सुबह बात करूँगा नोटों के बारे में। खंडूरी दांत खींचकर कहर भरी नज़रों से हीरालाल को देखने लगा। हीरालाल पलटकर खंडूरी के घर से बाहर आ गया। चेहरे पर ढेर सारी उलझन घर कर चुकी थी। खंडूरी की बात समझ में आकर भी समझ नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि खंडूरी सच कह रहा था, परंतु खंडूरी जैसे मक्कार इंसान पर विश्वास करने को दिल भी नहीं कर रहा था। हीरालाल ने खंडूरी से सुबह बात करने का फैसला किया। जो भी हो, हीरालाल हताश तो हो ही चुका था कि एक बार फिर 2-4 लाख से दूर हो गया है। उसे पुनः पहलवान वाले 10,000 याद आने लगे थे। वह 10,000 तो उसने पहलवान से खींच कर ले ही लेने थे। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े और इंस्पेक्टर सूर्य बहादुर थापा रात के 11 बज रहे थे और अभी तक पुलिस हेडक्वार्टर में थे। कुछ देर पहले ही बाहर से खाना खाकर लौटे थे और चपरासी से कहकर हेडक्वार्टर के किचन से ही कॉफ़ी बनवा ली थी। थापा ने कॉफ़ी का घूंट भरा और सोच भरी निगाहों से वानखेड़े को देखा। देवराज चौहान अजीब सी आदतों का मालिक है, क्यों? एकाएक वानखेड़े के होठों पर मुस्कान उभरी। जान पर खेलकर कैसीनो में करोड़ों की ऐसी डकैती को सफल बनाया जो कि सफल हो ही नहीं सकती थी। इतने खतरनाक हालात से गुजरने के बाद देवराज चौहान को दौलत की फिक्र होनी चाहिए थी, लेकिन उसे पुंडीर की फिक्र है। पुंडीर के पीछे लग गया है कि उसने उसके मामले में दखल क्यों दिया। देवराज चौहान डकैतियां डालता है, कानून तोड़ता है, सिर्फ यही उसमें बुराई है। जहां तक मैं समझा हूँ, इसके सिवाय उसमें कोई बुराई नहीं है। वह ना तो किसी के काम में दखल देता है और ना ही बर्दाश्त करता है कि कोई उसके काम में दखल दे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका हाल वैसा ही कर देता है जैसा कि वह जल्दी ही पुंडीर का करने वाला है। थापा ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान ने आज तक किसी पुलिस वाले की जान नहीं दी, जबकि सारे हिंदुस्तान की पुलिस उसके पीछे है। कई बार पुलिस से घिर भी गया। इससे बढ़िया बात और क्या होगी। बहुत तेज दिमाग और हौसलामंद है देवराज चौहान। कैसीनो में डकैती डालने में कामयाब कैसे हो गया, यह बात जब भी सोचता हूँ मैं हैरान हो उठता हूँ। समझ में नहीं आता कि थापा, मैंने हैरान होना छोड़ दिया है। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया, क्योंकि अभी तक तुम देवराज चौहान के कारनामों से
ठीक तरह वाकिफ नहीं हो। छोड़ो इस बात को। देवराज चौहान के पास अवश्य कोई ठिकाना होगा, तभी तो वह मेरे यहाँ नहीं रहा। उसने कहा था उसके पास कोई ठिकाना नहीं है तो नहीं है, वह झूठ नहीं बोलता। कोई बात ना बतानी हो तो नहीं बताता। मेरे ख्याल में उसे किसी पुलिस वाले के यहाँ पर रहने में परहेज होगा। इंस्पेक्टर थापा ने गहरी सांस ली, फिर कॉफी का घूंट भरकर बोला, अगर दौलत पुंडीर के हाथ नहीं लगी तो उसने भवन सिंह की जान क्यों ली? यह बात, इस बारे में कोई भी अंदाजा लगाना कठिन है। वानखेड़े गंभीर स्वर में बोला, या तो पुंडीर को इस बात का एहसास हो गया होगा कि दौलत उसके हाथ में नहीं आने वाली, या फिर उसे मालूम हो गया होगा कि दौलत कहाँ पर है। वैसे मैं एयरपोर्ट के क्लॉक रूम के काउंटर से पता करूंगा कि भवन सिंह, पुंडीर वगैरह वहां पर जाकर क्या पूछताछ कर रहे थे। पुंडीर ने एयरपोर्ट पर अपने आदमी क्यों फैला दिए? क्षण भर के लिए थापा के होठ भींच गए। खंडूरी का क्या करोगे? एकाएक वानखेड़े ने पूछा। सोचूंगा। मेरे ख्याल में खंडूरी से अब हमें कुछ हासिल नहीं होगा। कोशिश करने पर शायद उससे यह जाना जा सके कि दौलत कहाँ चली गई। सिर्फ 1% चांस लगता है कि दौलत खंडूरी के हाथ लगी हो। यह बात तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो? कुछ देर पहले ही सब इंस्पेक्टर घनश्याम जोशी मिला था। मैंने उसे खंडूरी के घर का चक्कर लगा आने को कहा था। उसने आकर बताया कि खंडूरी घर पर है और दिन भर भवन सिंह की लाश के साथ ही रहा। अगर खंडूरी को दौलत का पता होता या दौलत उसके पास होती तो वह भवन सिंह की लाश के पास न रहता, चुपचाप खिसक जाता, यहाँ रहने का खतरा मोल न लेता। थापा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। कहा, कुछ भी नहीं। वानखेड़े ने कॉफी का प्याला खाली किया। तुम्हारा क्या ख्याल है, कोई ठिकाना न होने पर भी देवराज चौहान रात कहाँ बिताएगा, जबकि पुंडीर जैसे इंसान को उसकी जोर शोर से तलाश है? थापा ने वानखेड़े को देखा। यह कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पर इतना सोचा जाए। देवराज चौहान के लिए यह मसला, यह हालात बिल्कुल मामूली हैं। वानखेड़े ने लापरवाही से कहा। तभी घनश्याम जोशी ने भीतर प्रवेश किया। वहाँ की क्या हालत है जोशी? सर, पुंडीर के आदमी पूरी तरह चौकस हैं। उन्होंने अभी तक वह जगह बखूबी घेर रखी है जो देवराज चौहान का ठिकाना है। पुंडीर, मगर और क्षेत्री भी वही हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वे लोग वहां से हटेंगे। हो सकता है उन्हें इस बात का एहसास हो चुका हो कि देवराज चौहान वहां नहीं आएगा। इस पर भी शायद वे आशा लगाए बैठे हैं कि देवराज चौहान आएगा। वानखेड़े और थापा की निगाह मिली। मतलब कि पुंडीर हर हाल में देवराज चौहान को खत्म कर देना चाहता है। थापा होठ भींचकर बोला। क्योंकि वानखेड़े के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। पुंडीर को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर पहला वार देवराज चौहान ने किया तो वह मारा जाएगा। स्पष्ट है कि देवराज चौहान की ताकत से वह बखूबी वाकिफ हो चुका है, और अगर पुंडीर को अपनी जिंदगी चाहिए तो देवराज चौहान को जल्द से जल्द खत्म करना उसकी भारी मजबूरी है। जंग बहादुर पुंडीर कड़कती सर्दी में जब अपने बंगले पर पहुंचा तो रात के 12:30 बज रहे थे। वह अपने गनमैनों के घेरे में यहाँ पहुंचा था। उसे छोड़कर गनमैन वापस चले गए थे। कार पोर्च में रोककर पुंडीर निकला और बंगले में प्रवेश कर गया। उसके चेहरे पर थकान और क्रोध के भाव लहरा रहे थे। उसे पूरा विश्वास था कि वह देवराज चौहान को अपने घेरे में फंसाकर खत्म कर देगा, परंतु देवराज चौहान वापस आया ही नहीं था। इसके 2 ही कारण हो सकते थे। या तो देवराज चौहान को उसकी घेराबंदी का एहसास हो गया था, या फिर वह किसी काम में इतना व्यस्त था कि अपने ठिकाने की तरफ आने का उसे वक्त ही नहीं मिला। बहरहाल आराम करने के लिए पुंडीर बंगले पर आ गया था। एयरपोर्ट पर मौजूद अपने आदमियों से उसने खबर मंगवा ली कि क्लॉक रूम में उस प्रकार के सूटकेस निकलवाने कोई नहीं आया। पुंडीर का विश्वास था कि जल्द ही अवश्य कोई आएगा। देवराज चौहान किसी भी हाल में उसके हाथों से बचेगा नहीं। अपने बेडरूम में पहुंचकर पुंडीर ने नौकर को कॉफी बनाने को कहा और कपड़े चेंज करके बेड पर सोच भरी मुद्रा में अधलेटा सा हो गया। नौकर कॉफी देकर चला गया। पुंडीर गर्म कॉफी के घूंट भरने लगा। जंग बहादुर पुंडीर की कार रुकने के पश्चात 2 मिनट शांति से बीत गए। बंगले के आगे वाले हिस्से में 4 गनमैन बेहद सतर्कता से पहरा दे रहे थे। आज तो वे बिल्कुल ही चौकस थे और पहले वाले गनमैन नहीं थे।
इसके दो कारण थे। एक तो देवराज चौहान बंगले में आकर रणवीर सिंह और रावत को शूट कर चुका था। ऐसा कुछ अब नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह थी कि पुंडीर अब बंगले में आ पहुंचा था। उसने लापरवाही देख ली तो फौरन शूट कर देगा। तभी पुंडीर की कार की डिग्गी थोड़ा सा ऊपर उठी। दो चमकती आंखों ने पैदा हुई झिर्री में से हर तरफ देखा। अगले ही 2 मिनटों में वहां नजर आने वाले गनमैनों का मूवमेंट वे आंखें जान गई। पोर्च में भरी पूरी रोशनी में कार खड़ी थी। सतर्कता से इधर उधर चलते गनमैन जब 2 पलों के लिए डिग्गी की दिशा में इधर उधर हुए तो फौरन डिग्गी खुली। भीतर मौजूद देवराज चौहान करवट लेकर नीचे आ गिरा और उसी पर आहिस्ता से डिग्गी बंद हो गई। इसके साथ ही देवराज चौहान कार के नीचे सरक गया। एक छोटी सी हलचल के बाद एक बार फिर सन्नाटा छा गया। गनमैन अपने हिसाब से पुनः राउंड लेते कार की कुछ दूरी से निकले। कार के नीचे छिपे देवराज चौहान ने कमीज के भीतर पैंट में फंसा रखी साइलेंसर वाली रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली। साइलेंसर थोड़ा सा हिल गया था। उसे पुनः ठीक तरह से फिट किया। अगले 5 मिनट तक देवराज चौहान चारों गनमैनों के पहरा देने की स्थिति का जायजा लेता रहा। आखिरकार उसे इस बात का एहसास हो गया कि कार से बंगले तक 25-30 फीट का प्रकाश से भरा रास्ता वह उनकी निगाहों से छिपकर पार नहीं कर सकता। वह बंगले के भीतर नहीं जा सकता। आधे से ज़्यादा चांस थे ऐसा करते समय उसे देखे जाने के और फायरिंग होने के, जबकि ऐसा होना खतरनाक था। शूटिंग की आवाज़ पर भीतर मौजूद पुंडीर को सतर्क हो जाना था। बंगले के पीछे वाले हिस्से में मौजूद गनमैनों ने भी एक्शन में आ जाना था। ऐसे में वह अपना काम नहीं कर सकता था, बल्कि उसके लिए ही खतरा पैदा हो जाना था। अच्छी तरह सोच समझकर देवराज चौहान ने एक खतरनाक फैसला किया। उसके दांत खिंच गए, आंखों में दरिंदगी नाच उठी। पुंडीर के इन खतरनाक गनमैनों को रास्ते से हटाकर ही वह सुरक्षित बंगले में जा सकता था। देवराज चौहान ने गनमैनों को खत्म करने का निर्णय लिया। 3 मिनट के मौत से भरे इंतजार के पश्चात 2 गनमैन ठीक तरह से देवराज चौहान की रिवॉल्वर के निशाने पर आए तो उसने दांत खींचकर 2 बार ट्रिगर दबा दिया। दोनों के सिरों में गोली लगी। पलक झपकते ही वे नीचे आ लुढ़के। कार के नीचे छिपे देवराज चौहान की निगाह नीचे गिरे पड़े उन गनमैनों के गिर्द घूम रही थी। एक एक क्षण कीमती था। जरा सी लापरवाही उसकी घंटों की मेहनत को बेकार कर सकती थी और उसकी जान को भी खतरे में डाल सकती थी। तभी एक गनमैन उन दोनों लाशों के पास पहुंचा। देवराज चौहान को उसके चेहरे पर हैरत और असमंजस से भरे भाव स्पष्ट नजर आए। लाशों को देखने के बाद उसकी निगाह आसपास घूमने लगी। गन हाथ में इस प्रकार थम चुकी थी कि उसका फौरन इस्तेमाल कर सके। देवराज चौहान जानता था कि जब उसे कोई नजर नहीं आएगा तो आखिरकार उसकी निगाह कार की तरफ अवश्य जाएगी और मामूली सी चेष्टा पर वह कार में उसे नीचे छिपे देख लेगा। देवराज चौहान की उंगली पुनः हिली, ट्रिगर दबा। तीसरा गनमैन भी लुढ़क गया। देवराज चौहान और भी सतर्क हो उठा। उसके होठ सख्ती के साथ भिंचे थे। चीते किसी फुर्तीली निगाह आसपास घूमने लगी। अभी तक वह कार के नीचे ही छिपा पड़ा था। चौथा गनमैन यहीं कहीं होगा और अब तक उसकी निगाह उन तीनों की हालत पर पड़ चुकी होगी। जाहिर है वह खतरा भांपकर सामने नहीं आएगा, बल्कि दूर से ही पहले मामला जानने की चेष्टा करेगा। हर तरह के हालात के लिए देवराज चौहान तैयार था। वह नहीं चाहता था कि चौथे गनमैन की गन से तेज आवाज का फायर गूंजे। ऐसा हुआ तो उसकी सारी कोशिश बेकार जाएगी। 2 मिनट बीत गए। कोई आहट, कोई हरकत किसी तरफ से नहीं हुई। देवराज चौहान के होठ सख्ती से भिंच गए। वह समझ गया कि चौथा गनमैन सतर्क हो चुका है। देवराज चौहान भी सतर्कता की हद तक पहुंच गया, क्योंकि उस आखिरी गनमैन की स्थिति का उसे एहसास नहीं था। कार के नीचे लेटे लेटे एकाएक देवराज चौहान की गर्दन दूसरी तरफ घूमी तो फौरन ही जैसे उसने सांस लेना बंद कर दिया हो। कार के करीब खड़े गनमैन की टांगे उसे दिखाई दी। वह जाने कब निशब्द धीरे धीरे कार के पास आ खड़ा हुआ था। स्पष्ट था कि उसकी निगाह उसे ही अनदेखे आक्रमणकारी को तलाश कर रही थी। देवराज चौहान की रिवॉल्वर वाली बाह उस तरफ घूम गई। कई पलों तक मौत से भरा सन्नाटा छाया रहा। एकाएक देवराज चौहान को उस चौथे गनमैन के साथ साथ उसका उल्टा हुआ चेहरा भी नजर आया।
उसने झुककर कार के नीचे देखा था। देवराज चौहान की उंगली हिली और उसके चेहरे के एकदम चिथड़े चिथड़े हो गए। चेहरे पर खूंखारता के भाव लिए खाली हो चुके चैम्बर के खानों को पुनः भरा और पैनी सतर्क निगाहों से आसपास देखते हुए वह सरक कर कार के नीचे से बाहर आ गया। पुंडीर ने कॉफी का प्याला रखकर सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट समाप्त करके वह 3-4 घंटे की नींद ले लेना चाहता था। जहां उसके आदमियों ने घेराव डाला था, वहां क्षेत्री और मगर के होने के कारण वह काफी हद तक निश्चिंत था। उसे जितनी ज्यादा दौलत को पाने की इच्छा थी, उतनी ही देवराज चौहान को खत्म करने की, क्योंकि वह जानता था कि जब तक देवराज चौहान जिंदा है वह चैन से सांस नहीं ले पाएगा। पुंडीर को जैसे विश्वास था कि कल के दिन वह दोनों काम निपटा लेगा। करोड़ों की दौलत जो क्लॉक रूम में सूटकेसों में भरकर रखी हुई है, देवराज चौहान से निपटने के पश्चात वह चुपचाप क्लॉक रूम में ड्यूटी देने वालों को पटा लेगा और सूटकेस निकलवा कर वहां वैसे ही 3 अन्य सूटकेस रखवा देगा। पुंडीर ख्यालों ही ख्यालों में अपने सारे कामों को निपटाए हुए था। सिगरेट ऐश ट्रे में मसलकर पुंडीर दरवाजा बंद करने के लिए उठा, आगे बढ़ा। खुले पल्ले को हाथ से पकड़कर ज्यों ही बंद करने लगा कि उसके चेहरे पर वेग के साथ घूंसा पड़ा। पुंडीर के पांव उखड़ गए। वह उछलकर पीठ के बल नीचे जा गिरा। एक ही घूंसे ने जैसे उसके पूरे शरीर को झंझना डाला था। 2-4 गहरी सांसें लेने के पश्चात वह जल्दी से सीधा हुआ। अगले ही पल हक्का बक्का सा स्तब्ध रह गया पुंडीर। खुले दरवाजे के बीच चेहरे पर खूंखारता और आंखों में क्रोध की सुर्खी लिए खतरनाक अंदाज में देवराज चौहान खड़ा था। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे लटकाकर टांग को छू रहा था। धूल से अटे कपड़े मैले हो रहे थे। धीरे धीरे पुंडीर की आंखें खौफ से फैलने लगी, जिसे कभी डर का एहसास नहीं हुआ था। वह इस समय स्पष्ट तौर पर खौफ के लपेटे में आया नजर आ रहा था। पुंडीर ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कान फैलती चली गई। तुमने अपनी सुरक्षा का इंतजाम अच्छी तरह नहीं कर रखा। देवराज चौहान एक कदम भीतर आया। सामने वाले 4 गनमैनों को मैंने शूट कर दिया है, तो तुम? पुंडीर के होठों से सूखा सा स्वर निकला। सारा दिन तुमने मेरे इंतजार में बर्बाद कर दिया। मगर और क्षेत्री अभी तक वहीं है। देवराज चौहान का स्वर खूंखारता से भरा पड़ा था। लेकिन तुमने अपनी डिग्गी में नहीं देखा। डिग्गी? हाँ, अंधेरा होने के बाद मैं तुम्हारी कार की डिग्गी में आ छिपा था। देवराज चौहान दांत भींचकर कह रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि जल्द ही तुम वहां से बंगले में जाओगे। 3.5 घंटे तुम्हारी मौत कार की डिग्गी में बंद रही। अब उसे तुम अपने साथ यहाँ तक लेकर आए हो, तो तुम काठमांडू के दादा हो तुम। देवराज चौहान ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। अपनी हेकड़ी दिखाते हुए तुमने अपनी औकात से कहीं बढ़कर मेरे मामले में दखल दिया। देवराज चौहान, दरअसल मैं भवन सिंह को तुमने मार दिया। पुंडीर ने खौफ में जकड़े सूखे होठों पर जीभ फेरी। कैसीनो के करोड़ों रुपए कहाँ हैं? मैं नहीं जानता। भवन सिंह ने नहीं बताया? देवराज चौहान का स्वर बर्फ की तरह ठंडा था। नहीं, पुंडीर जल्दी से बोला, लेकिन हम दोनों मिलकर जल्दी से दौलत को तलाश कर लेंगे। देवराज चौहान के चेहरे पर वहशी भाव उभरे। हम दोनों मिलकर? पुंडीर का चेहरा फक पड़ गया। तुम्हारा अब इस दुनिया से काम खत्म हो गया है। जंग बहादुर पुंडीर के जिस्म में मौत की सर्द लहर दौड़ गई। देखो, पुंडीर भयपूर्ण निगाहों से उसके हाथ में थमे रिवॉल्वर को देखकर बोला, हम दोनों में जो हुआ उसे भूल जाते हैं। वास्तव में मुझसे गलती हुई, लेकिन अब फिर ऐसा नहीं। मैं जानता हूँ, मैं फिर ऐसा नहीं होने दूंगा। देवराज चौहान ने कहर भरे स्वर में कहा, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें सलामत छोड़ूंगा ही नहीं। तुम हर जगह ऐसी दादागिरी दिखाते रहे जैसे तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं। यही भूल कर दी तुमने। हर एक से बड़ा कोई दूसरा अवश्य होता है। जिसका वक्त होता है वह भारी पड़ जाता है। देवराज चौहान खूंखार अंदाज में 2 कदम आगे बढ़ा। उसे करीब आते देखकर पुंडीर को अपनी मौत स्पष्ट नजर आने लगी। देवराज चौहान के चेहरे के भावों से स्पष्ट तौर पर जाहिर हो रहा था कि उसके सिर पर मौत सवार है। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन मौत इतनी आसानी के साथ तुम्हारे सिर पर आकर बैठ जाएगी। देवराज चौहान ने सर्द भाव में कहते हुए रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया।
पुंडीर ने हड़बड़ाकर दोनों हाथ आगे किए और अगले पल खुद को मौत के मुंह में देखकर पुंडीर ने दहशत भरे अंदाज में देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। इससे पहले कि पुंडीर देवराज चौहान से टकरा पाता, देवराज चौहान के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर से एक साथ दो बेआवाज शोले निकले और पुंडीर के शरीर में प्रवेश कर गए। जंग बहादुर पुंडीर को खत्म करके देवराज चौहान खामोशी से बंगले से बाहर आ गया। बाहर कार लिए जगमोहन मौजूद था, जो कि पुंडीर की कार के पीछे पीछे वहां आया था। देवराज चौहान कार के भीतर बैठा तो जगमोहन ने कार बढ़ाते हुए पूछा, पुंडीर गया? हाँ, अब वापस चलो। देवराज चौहान के दांत भिजे हुए थे। क्षेत्री से बात करनी है। जगमोहन ने देवराज चौहान पर निगाह मारी, फिर ड्राइविंग में व्यस्त हो गया। यह सब तो ठीक है, लेकिन कैसीनो की करोड़ों की दौलत के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा, कैसीनो की दौलत भवन सिंह ने कहीं रखी है और पुंडीर भवन सिंह को शूट कर चुका है। अब अगर दौलत के बारे में कोई जानता हो तो वह सिर्फ खंडूरी है। लेकिन खंडूरी तो पुलिस कस्टडी में है। हाँ, पहले क्षेत्रीय के काम से निपटने, फिर खंडूरी से किसी तरह मिलने की सोचूंगा। रंग बहादुर क्षेत्रीय ने गहरी सांस ली और निगाहें अंधेरे में दौड़ाने लगा। क्षेत्रीय कार के खुले दरवाजे के बाहर टांगे लटकाए सीट पर बैठा था। उंगलियों में सुलगती सिगरेट थी, जिससे वह कभी कभार कष्ट ले लेता था। चेहरे पर बोरियत के भाव उभरे पड़े थे। घेराबंदी करने वाले सारे आदमी अंधेरे में पनाह लिए हुए थे। तभी मगर पास आया। वह भी थका थका सा लग रहा था। हम दोपहर से यूं ही अपना वक्त और आराम बर्बाद कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। ठीक कहते हो, देवराज चौहान नहीं आएगा यहाँ। उसे मालूम हो गया है कि यहाँ पर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। वह सतर्क रहने वाला इंसान है। फोन पर पुंडीर साहब से बात करके देखें, शायद वह घेरा उठाने को कह दें। मगर बोला, पुंडीर साहब नहीं मानेंगे। फिर भी चाहो तो बात करके देख लो। मेरा तो थकावट के मारे बुरा हाल है। मगर ने 2 पल सोचा। यहाँ फोन कहाँ होगा जो कार ले जाओ, सामने ही चौराहे पर बूथ है, बात कर लो पुंडीर से। ठीक है, मैं बात करके आता हूँ, कहकर मगर सामने खड़ी कार की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते कार तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ आगे चौराहे पर उसने कार रोकी और सड़क के किनारे बने बूथ में प्रवेश कर गया। अभी उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया ही था कि पीछे आहट मिली, मगर फौरन पलटा। मात्र 1 कदम के फासले पर जगमोहन खड़ा नजर आया। तुम? मगर के हाथ से रिसीवर छूट गया। देवराज चौहान और जगमोहन करीब 20 मिनट पहले वहां पहुंचे थे और किसी खूबसूरत मौके की तलाश में थे, और वह मौका उन्हें मिल गया था। फोन करने के लिए मगर और क्षेत्री अलग हो गए थे। इकट्ठे रहने पर अगर उन्हें शूट करने की चेष्टा करते तो शोर शराबा हो सकता था, जिससे कि घेराबंदी करने वाले सारे दादों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता। जगमोहन के जबड़े कस गए। मगर ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी जगमोहन का घूंसा उसके गाल पर पड़ा। मगर के होठों से चीख निकली। तेजी से वह बूथ से टकराया। बूथ के शीशे टूटकर नीचे गिरे। तभी जगमोहन ने हाथ बढ़ाकर मगर के सिर के बाल पकड़े और जोर से झटका दिया। मगर बूथ के खुले दरवाजे से निकलकर बाहर लड़खड़ाता हुआ जा गिरा। इतने में ही मगर का बुरा हाल हो गया था। बूथ के शीशे का छोटा सा टुकड़ा जेब में घुस गया था। बूथ के बाहर गिरने पर उसका सिर फुटपाथ से टकराया तो आंखों के सामने लाल पीले तारे नाच उठे। मगर ने सिर को झटका दिया। दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर किसी तरह खड़ा हुआ। तभी पास ही मौजूद कार से देवराज चौहान निकला। हथेली में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर दबा था। देवराज चौहान को ऐसे एकदम सामने पाकर मगर के रहे सहे होश भी उड़ गए। होठ भींचे देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाया। मगर की तरफ बढ़ता जगमोहन ठिठक गया। नहीं! मगर के होठों से दहशत से भरी चीख निकली। ट्रिगर दबा। गोली निकली और मगर के माथे में प्रवेश कर गई। क्षेत्री ने दूसरी सिगरेट समाप्त करके एक तरफ उछाली ही थी, तभी मगर की कार पास आकर रुकी। क्षेत्री ने कार को देखा, फिर गहरी सांस लेकर मुंह घुमा लिया। वह जानता था कि मगर यही कहेगा। पुंडीर साहब कहते हैं वहीं टिके रहो, जमे रहो, हिलना नहीं है। कार का दरवाजा खुला, तब भी क्षेत्री ने उस तरफ निगाह नहीं मारी। वह उसी प्रकार कार की सीट पर दरवाजा खोले बाहर टांगे सरकाए बैठा रहा। हेलो क्षेत्री,
इतनी रात की कड़कती सर्दी में यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? क्षेत्रीय के दिमाग को तीव्र झटका लगा। उसकी गर्दन फौरन घूमी। मात्र 2 कदम के फासले पर देवराज चौहान खड़ा था। चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कान नाच रही थी। आंखों में क्रोध के शोले इस अंधेरे में भी जैसे स्पष्ट नजर आ रहे थे। जगमोहन कार के भीतर ऐसे बैठा था जैसे बाहरी मामले से उसे कोई मतलब ही ना हो। देवराज चौहान को इस तरह सामने पाकर क्षेत्रीय के जिस्म का रोया रोया कांप उठा। तो तुम? क्षेत्रीय के होठों से कांपता स्वर निकला। हाँ मैं। देवराज चौहान ने खतरनाक ढंग से गर्दन हिलाई। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं? क्षेत्रीय ने उठना चाहा, तभी देवराज चौहान की ठोकर क्षेत्रीय के पेट पर पड़ी। वह वापस कार की सीट पर जा गिरा। उसका मुंह भय से खुला का खुला रह गया। आंखों में भय नाचा। देवराज चौहान वहशी अंदाज में आगे बढ़ा और रिवॉल्वर की नाल क्षेत्रीय के खुले मुंह में घुसेड़ दी। हरामजादे, मैं जानता हूँ कि तू पुंडीर के साथ मिल चुका है और मेरी मौत के इंतजाम के साथ पिछले कई घंटों से तू यहाँ खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन तू मुझे ठीक तरह से पहचान नहीं सका। अगर पहचान जाता तो धोखेबाजी ना करता और इस समय मेरे रिवॉल्वर की नाल तेरे मुंह में न घुसी होती और ना ही ट्रिगर दबाने जा रहा होता। क्षेत्रीय ने आतंक भरे अंदाज में देवराज चौहान की कलाई पकड़कर अपने मुंह में घुसी रिवॉल्वर की नाल निकालनी चाहिए। तभी देवराज चौहान ने ट्रिगर दबा दिया। हीरालाल सूर्यवंशी की आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। रात वास्तव में उसे गहरी नींद आई। अधखुली आंखों से तकिए के नीचे से पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाई। तभी उसके दिमाग में खंडूरी की बातचीत घूमी जो रात हुई थी। हीरालाल ठीक से समझ नहीं पाया कि खंडूरी सच कहता है या उसे गोली दे रहा था। इसके साथ ही उसके मन में विचार आया कि कम से कम करोड़ों हाथ आने पर खंडूरी 2-4 लाख देने के लिए ऐसी घटिया बात नहीं कर सकता। हीरालाल ने खंडूरी से फिर बात करने की सोची। थोड़ा भी सब्र नहीं किया हीरालाल ने। इतना भी नहीं सोचा कि उठने के बाद मुंह धो ले। चारपाई से उतरा और कश लेता हुआ अपने घर से निकला और बगल का खंडूरी का दरवाजा थपथपाने लगा। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला। खंडूरी की आंखें लाल हो रही थी। वह नींद से जगा रहा था। हीरालाल को सामने पाकर उसके चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। अब क्या है? खंडूरी ने खा जाने वाले स्वर में पूछा। यार खंडूरी, हीरालाल उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बेतकल्लुफ होता हुआ बोला। रात तूने जो कुछ कहा उस पर मैंने सोचा। सब ठीक है, लेकिन एक बात हजम नहीं हो रही। बक, मैं तेरी एक बात नहीं मान सकता। बक बक, जल्दी बक। खंडूरी का क्रोध जैसे 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा था। यह तो हो ही नहीं सकता कि भवन सिंह तुझे ना बताए कि वह कहाँ पर दौलत छिपाने जा रहा है। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। आज तक हर काम तुमने मिलकर किया है। ठीक कहता है तू। खंडूरी दांत भींचकर कुर्राया। क्या ठीक कहता है? खंडूरी के क्रोध पर हीरालाल सकपका उठा। जिज्जे ने मुझे बताया था कि दौलत, करोड़ों की दौलत वह एयरपोर्ट के क्लॉक रूम में रखेगा। देखा देखा, मैंने ठीक कहा था। अब तो मेरा 5-6 लाख। क्लॉक रूम से दौलत तब निकाली जा सकती है जबकि उसे निकालने की रसीद पास में हो। खंडूरी अब तो जैसे फट पड़ा। जिज्जे ने रसीद डाक से मुझे भेजी, यहाँ तक पहुँची, लेकिन कोई रसीद निकाल कर ले गया। खाली ही बाहर पड़ा मिला। सुना तूने शाले उधारी है? अब दफा हो जा यहाँ से। हीरालाल की मस्तिष्क का अंजर पंजर हिल पड़ा। दिल की धड़कन की रफ्तार ने जाने कितनी स्पीड पकड़ ली। रसीद तो उसके पास थी। लिफाफे से कागज का वह छोटा सा टुकड़ा उसने निकाला था तो वह एयरपोर्ट के क्लॉक रूम की रसीद थी। उस रसीद से एयरपोर्ट के क्लॉक रूम से जो सामान मिलेगा उसमें कैसीनो का करोड़ों रुपया पड़ा होगा। हीरालाल के तो इस तरह होश गुम हो गए थे कि जैसे आज तक उसके सूर्यवंशी खानदान में कभी किसी के नहीं हुए थे। शाले बाहर जाकर मर। अब दोबारा अपना थोबड़ा मुझे मत दिखाना, वरना। खंडूरी कुर्राया। हीरालाल ने कठिनता से खुद पर काबू पाया, लेकिन सच बात तो यह थी कि वह खुद पर काबू पा ही नहीं रहा था। गनीमत थी कि वह अपनी कांपती टांगों पर सलामत खड़ा था। शाला टकेका, खंडूरी ने दांत भींचकर कहा और आगे बढ़कर हीरालाल की बाह पकड़ी और खुले दरवाजे के बाहर धकेल दिया। हीरालाल लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। खंडूरी दरवाजा बंद करने लगा तो हीरालाल जल्दी से बोला, सुन, ठहर।
खंडूरी ने मौत से भरी निगाहों से हीरालाल को देखा। मैं तेरे भले की बात कह रहा हूँ। हीरालाल की आवाज़ सूखी अजीब सी हो रही थी। उसे खंडूरी पर तरस आने लगा था। कल रंग बहादुर क्षेत्री और देवराज चौहान तेरी तलाश में यहाँ आए थे। उन्हें इस बात का पूरा शक है कि तेरे को पता है करोड़ों की दौलत कहाँ पड़ी है। मेरी तरह वे तेरे पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे कि तू सच कह रहा है। वे तेरी पोटी पोटी कर देंगे। उधर पुंडीर को भी ऐसा ही ख्याल आ सकता है और पुलिस तो तुम पर पहले ही मेहरबान हुई पड़ी है। मतलब कि तू एक तरफ से बचा तो दूसरी तरफ से मरा। मरेगा जरूर, बचेगा नहीं। पहली बार तुझे सच्चे मन से सलाह दे रहा हूँ कि नेपाल से नहीं तो कम से कम काठमांडू से तो खिसक जा। दोबारा कभी इधर पलटना भी नहीं। खंडूरी हीरालाल सूर्यवंशी को घूरता रहा। हीरालाल कांपती टांगों से चलता हुआ अपने घर में प्रवेश कर गया। खंडूरी की आंखें सिकुड़ चुकी थी। 2 मिनट तक वह दरवाजे के बीच उसी प्रकार खड़ा रहा। उसे लगा हीरालाल ठीक कह रहा है। जो स्थिति पैदा हो चुकी है उसे देखते हुए उसकी जान सुरक्षित नहीं है। हाथ तो कुछ आया नहीं, जिज्जे की तरह वह भी मरेगा। उसका चुपचाप वहां से खिसक जाना ही ठीक है। यहाँ रहने से अब मुसीबतें और मौत ही मिलनी थी। यह बात दिमाग में बैठने की देर थी कि खंडूरी ने देर नहीं की। आधा घंटे में वह अपना ज़रूरी सामान सूटकेस में डालकर बाहर निकल आया। घर का दरवाज़ा भी उसने बंद नहीं किया। दरवाज़ा खुला रही या बंद, अब क्या फ़र्क पड़ना था, क्योंकि यह उसका पक्का फैसला था कि ज़िंदगी में अब उसे काठमांडू कभी नहीं आना है। देखते ही देखते खंडूरी निगाहों से ओझल हो गया। हीरालाल सूर्यवंशी उत्तेजना के कारण सिर से पांव तक पूरा कांप रहा था। घर में प्रवेश करते ही खूंटी पर लटके नीले सूट की भीतरी जेब में हाथ डाला, उंगलियां घुमाई। तभी उंगली कागज की गोली से टकराई। उसे याद था कि लिफाफे से निकले कागज के टुकड़े को यूं ही उसने मसलकर कोट के भीतर की जेब में डाल दिया था। कांपती उंगलियों में फंसी कागज की गोली उसने बाहर निकाली। कई पलों तक वह उसे हथेली पर रखे थरथराती निगाहों से देखता रहा। फिर आगे बढ़ा और फटे पुराने रद्दी से 4-5 कंबलों की तह में घुसकर चारपाई पर आराम से बैठ गया। धीरे धीरे कागज की गोली इस तरह खोलने लगा जैसे मोम की गोली हो, कहीं टूट न जाए। खोलने पर उस कागज के टुकड़े को दोनों हाथों से इस तरह दबाने लगा जैसे उसे प्रेस करके एकदम तैयार कर देना चाहता हो। फिर दोनों हाथों की उंगलियों से उसे थामे उस पर निगाह दौड़ाने लगा। अंग्रेजी तो उसे भैंस के बराबर ही आती थी। फिर भी मिनट भर की चेष्टा के बाद उसने कागज पर अंग्रेजी में लिखे एयरपोर्ट के शब्द को पढ़ ही लिया। यानी कि एयरपोर्ट क्लॉक रूम की ही यह रसीद है जिसके दम पर वह क्लॉक रूम में पड़ी करोड़ों की दौलत हासिल कर सकता है। हीरालाल का हाल बेहाल था। उसे गश आ रहा था। क्लॉक रूम की रसीद को तह करके हीरालाल ने मुट्ठी में भींचा और कंबलों के भीतर पूरी तरह घुसकर सिर ढांप लिया। वह कुछ देर आराम कर लेना चाहता था। करोड़ों की दौलत इस तरह हाथ जाने की खुशी बर्दाश्त करने के लिए आखिर उसे हिम्मत जो इकट्ठी करनी थी। हीरालाल अभी तक नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हीरालाल दोपहर को 2 बजे पहलवान के होटल पहुंचा। शेव कर रखी थी। आज तो वह अच्छी तरह नहाया भी था। नीले सूट ने उसकी शान बढ़ा दी थी। हर रोज की तरह लापरवाह और खुश ना होकर वह कुछ गंभीर सा नजर आ रहा था। स्पष्ट था कि करोड़ों की दौलत के बोझ ने उसे दबा दिया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी ज्यादा दौलत का वह क्या करे। कोई चीज हद से ज्यादा मिल जाए तो वह खुशी के कारण न बनकर चिंता बन जाती है। कुछ ऐसा ही हीरालाल के साथ हुआ था। की होया? पहलवान ने उसे देखते ही टोका। तबीयत तो ठीक वे? हीरालाल ने सिर हिलाया। ले, पहलवान ने जेब से 10,000 की गड्डी निकालकर हीरालाल की तरफ बढ़ाई। रख। हीरालाल ने अजीब सी निगाहों से 10,000 की गड्डी को देखा। रहने दे पहलवान, नहीं चाहिए। रख रख। पहलवान जबरदस्ती उसके हाथ में 10 की गड्डी थमाता हुआ बोला। नाराज नहीं हो या? कल मेरे कोल नहीं सी, खुश रहा कर। उसके हाथ में गड्डी थमाकर पहलवान यह कहकर अपने काम में व्यस्त हो गया। उसके बाद हीरालाल सूर्यवंशी ने लंच किया। बेहद धीमे धीमे सोचते सोचते कि करोड़ों की दौलत का क्या करे। किसी को पता चल गया तो बेभाव मरेगा, क्योंकि काठमांडू में हर कोई उसकी औकात जानता था। करीब 1 घंटे बाद हीरालाल ने फैसला किया। फैसला बढ़िया और एकदम ठीक था।
इन हालात में यही सब करना ही ठीक रहेगा। एयरपोर्ट के क्लॉक रूम में करोड़ों की दौलत पड़ी है, वहीं से दौलत निकालकर आसपास के किसी देश में जाने वाले प्लेन में बैठ जाएगा। करोड़ों की दौलत का मजा लूटना था, जी भरकर ऐश करनी थी, तो काठमांडू को हमेशा के लिए छोड़ देना भी जरूरी था। यह सोचकर कुछ पलों के लिए उसका मन भारी हुआ कि पहलवान जैसा अच्छा दोस्त छूट जाएगा। आखिरकार काठमांडू को छोड़ने का फैसला करके ही हीरालाल उठ खड़ा हुआ। सोचों के किनारे पर पहुंच जाने के कारण हीरालाल के चेहरे पर छाया तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। देवराज चौहान और जगमोहन दिन भर भागदौड़ करते रहे। खास तौर से उन्हें खंडूरी की तलाश थी। खंडूरी को पुलिस ने छोड़ दिया है, यह जानकर वे खंडूरी के घर पहुंचे, परंतु खंडूरी वहां नहीं मिला। अब एक वही इंसान था जो कैसीनो की करोड़ों की दौलत के बारे में बता सकता था, परंतु खंडूरी ने अब कहाँ मिलना था? वह तो सुबह ही काठमांडू छोड़कर जा चुका था। जगमोहन पर झल्लाहट और क्रोध सवार था। आखिर करोड़ों की दौलत का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जबकि देवराज चौहान शांत था। उसे एहसास हो गया था कि कैसीनो डकैती की करोड़ों की दौलत हाथ नहीं आने वाली। उसका पता अब नहीं चल सकेगा। दिल्ली जाने वाले प्लेन ने रनवे छोड़ा और आकाश की ऊंचाइयों को छूता चला गया। कुछ देर बाद जब अन्य यात्रियों ने अपनी बेल्ट खोल ली तो देखा देखी हीरालाल सूर्यवंशी ने भी अपनी बेल्ट खोल ली और टुकुर टुकुर प्लेन के यात्रियों को देखने लगा। प्लेन में छाई खामोशी टूट गई थी, वह बातें शुरू हो गई थी। कई एयर होस्टेस नजर आने लगी थी जो यात्रियों का पसंदीदा ऑर्डर लेकर सर्व करने लगी थी। हीरालाल मजे से बैठा था। पोर्टर की सहायता से उसने दिल्ली जाने वाले प्लेन की टिकट बुक कराई थी। इस काम में पहलवान से लिए 10,000 बहुत काम आए। क्लॉक रूम से नोटों से ठसाठस भरे तीनों सूटकेस निकलवाकर प्लेन के सामान में बुक करवाने में पोर्टर ने पूरी सहायता की थी। बदले में उसने 500 रुपया पोर्टर को टिप के तौर पर दिया था। सब कुछ ठीक ठाक निपट गया था। कुछ ही देर में प्लेन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर जाना था। उसके बाद करोड़ों की दौलत थी और मजा ही मजा था। सारी उम्र ऐश थी। एनी सर्विस सर? हीरालाल ने विचारों से निकलकर देखा। पास में मुस्कुराती एयर होस्टेस खड़ी थी। क्या? हीरालाल के होठों से निकला। कुछ चाहिए सर? कोई ऑर्डर? ऑर्डर? हाँ हाँ। हीरालाल ने फौरन मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। सुनो, 150 ग्राम मटर, 2 फैन और साथ में कड़क चाय, दूध कम, चीनी कम, पत्ती तेज, सब कुछ स्पेशल लाना, पैसे की फिक्र मत करना। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह उपन्यास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।